हम्म। तो इसमें क्या पूछा है कि ए एक मैट्रिक्स दे के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कैसा? नॉन होमोजेनियस। अब अपने को एक चीज पता है, ये n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मतलब अगर मैट्रिक्स का रैंक n है तो वो m के इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिर्फ इसके लिए इसके पास सॉल्यूशन आएगा, ये कह रहा है कि सिर्फ इस वेक्टर के लिए सॉल्यूशन होगा, ये कह रहा है सिर्फ इस वेक्टर के लिए, और ये कह रहा है हर एक y के लिए इसके पास सॉल्यूशन होगा। अपने पास रिजल्ट क्या था कि ax इज इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी v बिलोंग्स टू r is to m, has a solution for every b belongs to r is to m। कब? if and only if rank of a is equal to m। मतलब जितने रो होंगे, बट यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे अपने को अच्छा क्या है कि n और a मतलब सब सेम है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? n के इक्वल आ जाएगा। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हर एक b के लिए सॉल्यूशन तभी होता है जब उस मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल हो जाए? उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए। बट इसमें दोनों इक्वल है, n और m, तो इसका मतलब 3 के इक्वल अगर इसका रैंक आ गया तो हर एक b के लिए सॉल्यूशन होगा, मतलब हर एक y के लिए सॉल्यूशन होगा। हाँ, अगर ये रैंक इसका 3 के इक्वल नहीं होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि कुछ के लिए होगा। वो किसके लिए होगा ये तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कुछ ऐसे y होंगे जिनके लिए सॉल्यूशन होगा, हर एक y के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये इतना समझ में आया सबको? कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हर एक b के लिए सॉल्यूशन तब होता है जब उसका रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए, मतलब हर एक रो में पिवट होना चाहिए। तो सिर्फ क्या चेक करना है? डिटर्मिनेंट चेक कर लो, डिटर्मिनेंट या फिर रैंक चेक कर लो। अगर 3 के इक्वल है या तो रो एक्लन फॉर्म करके इसका रैंक चेक कर लो, या तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरो गिवन है। तो 2 2 3 5 1 प्लस और यहाँ पे ये 1 2 -1 और 5, यह आ जाएगा 2 -15 प्लस 5 5 प्लस 2, ये 2 -13 प्लस 7 35, तो 35 -26 यानी कि 9 नॉन जीरो हो गया। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मैट्रिक्स का रैंक n है, मतलब m है, m मतलब नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हर एक y के लिए सॉल्यूशन होगा, तो देयरफॉर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर ये पॉइंट सबको? तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना था और वो रिजल्ट पता होना चाहिए था बस। बाकी ए बी सी अपने को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं। तो पार्ट बी के हो गए, कुछ पार्ट सी के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है? 8:30 को 20 मिनट है ना अपने पास। Consider a homogeneous system of linear equation ax is equal to 0। पहली बात तो होमोजेनियस दे दिया, होमोजेनियस दे दिया, वैसे ही माइंड में आना चाहिए कि नो सॉल्यूशन वाला हट गया। जैसे ये आ गया ना तो नो सॉल्यूशन हट जाता है। वेयर a is an m क्रॉस n, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, अरे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और एक चीज दे दिया यहाँ पे n ग्रेटर देन m, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ए ऑप्शन ax इज इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन, ये तो मैंने हमेशा बताया है, इसको तो बिना ऑप्शन दिए टिक करना है।
ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इसको 3 बार ध्यान से पढ़ो, तब जाके इसका आंसर देना। कभी भी कुछ इस टाइप का हो कि जीरो, नॉन जीरो, नो, ऐसे क्वेश्चन में 90% चांस रहते हैं कि अपने को पता तो रहता है, बट टिक करने में, इसको समझने में एग्जाम में प्रॉब्लम आता है। 90% लोग का रॉन्ग होता है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 2 बार नॉन आता है, पता है ना, इंग्लिश में इसको काट दो, देख लो जीरो, समझ में आ रहा है? तो 2 बार नो आते, पहले इसको काट कर दो, तब देखो क्या आ रहा है। नहीं तो अगर इसको ध्यान से समझोगे ना तो फिर वो होता नहीं। सबसे अच्छा नो नो काट दो, फिर देखो क्या आ रहा है। समझ में आए? मतलब 90% चांस रहता है कि एग्जाम में ना इसको जल्दी जल्दी में हमेशा रॉन्ग हो जाता है। क्या कह रहा है, एक हैज अ नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होंगे ऐसा। सी, ये अब भी समझ में आता है, बट पेपर में बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए जब भी 2 बार निगेटिव है ना, पहले इसको कैंसिल कर दो और फिर देखो पॉजिटिव वाला। फिर कह रहा है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, और डी कह रहा है कि जो डायमेंशन होगा ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस। बोलो क्या आएगा आंसर? आया किसी का?
सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ए एंड डी, क्यों बी नहीं आएगा? बी और सी में से एक भी करेक्ट नहीं होगा। ये दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सेंस है, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, या तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा या तो नो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा। दोनों में से एक ही करेक्ट होगा ना। समझ में आ रहा है? इतना तो फिक्स है कि दोनों में से दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते। देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो कह रहा है होमोजीनियस सिस्टम है, तो माइंड में दो चीज आने चाहिए, या तो यूनिक या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इसको तो डायरेक्ट टिक कर दो बिना चेक करे, क्योंकि सॉल्यूशन तो होता है। अब जीरो होगा नॉन जीरो होगा, ये यहाँ का हेडेक है, ठीक है। अब कह रहा है एन ग्रेटर देन एम है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम कभी भी नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसमें कह रहा है एन ग्रेटर देन एम है, तो ये तो कट कर दो, ये वाला हट गया। अब सिर्फ एक ही बचा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या क्या होता है सब लिख दो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। अब पहला सॉल्यूशन ये तो होगा, इसको तो चेक ही नहीं करना है, दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। ये कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नो से नो कैंसिल कर देंगे तो जीरो पूछ रहा है, तो जीरो सॉल्यूशन तो हट गया, क्योंकि एन ग्रेटर देन एम है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूनिक होता तो जीरो होता, यूनिक हट गया, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ये तो सीधे सीधे अपना रैंक नलिटी थ्योरम से आ जाएगा। कैसे आएगा रैंक नलिटी थ्योरम से? इसका मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन इज नथिंग बट द रैंक, अरे नलिटी ऑफ ए। नलिटी ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम में से रैंक ऑफ ए को माइनस कर दो। अब देखो रैंक ऑफ ए जो होता है
ये तो हमेशा लेस देन होगा m से भी n से भी, बट m ऑलरेडी लेस देन है तो ये m से लेस देन होगा। अब अगर ये m से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको n माइनस m से ग्रेटर देन भी तो होगा। समझ में आ रहा है इसमें? अगर ये जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही तो ये वैल्यू ग्रेटर होगा। अगर n m से छोटा है इसका मतलब n माइनस रैंक ऑफ ए n माइनस m से ग्रेटर होगा। इससे अपने को पता चल गया कि नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन n माइनस m, और नलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी करेक्ट है बाय रैंक नलिटी थ्योरम और डेफिनेशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। क्लियर है ये? तो ए सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी सी ऑप्शन इसमें कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इसमें कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं इसका मतलब क्या है? जीरो सॉल्यूशन है ना। नो 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 नॉन जीरो सॉल्यूशन, कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मतलब ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो मतलब ये होगा, बट ये तो ऑलरेडी हम लोग ने बोल दिया ये भी नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो मतलब ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, जीरो भी नहीं होगा, नॉन जीरो भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना चलते हैं। क्लियर है? इसमें कह रहा है नॉन जीरो होगा, कौन सा? देखो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स का रैंक जो है वो n के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है ये? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब रैंक लेस देन n होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है कि रैंक ए n के इक्वल आना चाहिए, और एग्रीमेंटेड का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही होता है जीरो सॉल्यूशन ना, x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर रैंक ए है तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ यही है। बट अपने को क्वेश्चन गिवन क्या दिया है इसमें? ऑलरेडी इसमें ये बोल दिया कि n ग्रेटर देन m है, तो n अगर ग्रेटर देन m है तो मैट्रिक्स का रैंक n नहीं हो सकता, क्योंकि जो रैंक होता है ना वो n और m के मिनिमम से लेस देन होता है ना। किसी मैट्रिक्स का रैंक लेस देन मिनिमम ऑफ एन एम होता है, मतलब इसका जो रैंक होगा वो m से भी लेस देन होगा, m से लेस देन होगा, लेस देन इक्वल, इसका मतलब वो n से लेस देन होगा। इससे अपने को ये पता चल गया कि जो a का रैंक है वो लेस देन n है, मतलब ये नहीं हो सकता। तो यूनिक सॉल्यूशन तो हट गया, यूनिक हट गया मतलब जीरो सॉल्यूशन हट गया। तो जीरो सॉल्यूशन हट गया, इसके मतलब इसके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे? नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा? नॉन जीरो आएगा। अब सी ऑप्शन में यही कह रहा है ना कि उसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन है उसके पास। कौन से होंगे वो अलग बात है, बट उसके पास नॉन जीरो ही होंगे, जीरो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कितना बाकी है? 8:30 और 8:26 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पे एंड करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करना था। एक 2019 का, वो भी सिंपल क्वेश्चन है, उसमें इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पे थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बट है सिंपल। और एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में, मतलब अभी जो 2020 नवंबर में हुआ था, ये 2018 में आया था कि ए एक 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ax is equal to 0 is at least
कम से कम 2 होगा। देन ए ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन 3। बी कह रहा है रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। सी ऑप्शन कह रहा है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और डी ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है ये भी। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बोले जल्दी जल्दी क्या आएगा आंसर। आया किसी का। रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 बट ए स्क्वायर का पता नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं होता क्या। देखो पहली बात तो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और सेकंड क्या दिया है, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस दे रहा है, मतलब नलिटी की बात कर रही है। मतलब नलिटी ऑफ ए एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, कम से कम 2। यही होता है 2 या 2 से ग्रेटर, इसका मतलब होता है एटलीस्ट 2, कम से कम 2। एक काम करो, मुझे ए के बारे में पूछ रहा है ना, ए के रैंक के बारे में पूछ रहा है। ए स्क्वायर बाद में निकालते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं। तो अगर इसमें ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अपने को पता है कि रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम माइनस नलिटी ऑफ ए। ऐसे ले सकते हैं हम लोग। तो अगर मुझे नलिटी निकालना है, अरे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मुझे रैंक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस नलिटी ऑफ ए निकालूंगा। तो अगर मुझे इसको रैंक में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं इसको। इसमें
पहले माइनस करेंगे 5 माइनस 2, ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया ताकि ये आ जाए और ये इनइक्वालिटी चेंज होके ये आ जाएगी। तो ये मेरे पास रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। पहले मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रैंक चाहिए, इसका मतलब क्या, मैं ऐसे भी कर सकता था या फिर नलिटी माइनस 5 कर देता, बाद में रैंक निकालता, ठीक है। तो 5 माइनस ये चाहिए था, पहले माइनस से कर दिया तो ये रिवर्स हो गया साइन, और फिर 5 भी चाहिए, इसके लिए 5 ऐड कर दे रहा हूँ। तो 5 ऐड कर दे रहा हूँ तो 5 माइनस 2 3। तो ये पता चल गया कि ए का रैंक 3 से लेस देन होगा। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन अपने को मिल रहा है। ये यहाँ तक क्लियर है। ये ए स्क्वायर का कोई हेडेक नहीं है, बट ए निकल गया ना तो ए स्क्वायर अपने आप बता सकते हैं हम लोग। ये यहाँ तक क्लियर है कि ए का रैंक लेस देन 3 होगा। कि ए का जो रैंक है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर n नहीं है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा 3 है, मतलब 5 तो हो ही नहीं सकता। तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है a का, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, तो ए स्क्वायर का भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0 आता है, ठीक है। अब सुनो, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका। वैसे अपने नेट वेट में तो नहीं आता, बट बहुत काम का ये। जब मेरे पास ए का रैंक दिया हो, मैं ए स्क्वायर का रैंक निकालूंगा, ए क्यूब का रैंक निकालूंगा, ए रेज़ टू 4, तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनता है। मतलब रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए क्यूब, ये इस तरीके से रिलेशन बनता है। मतलब जितना पावर करेंगे ना, रैंक या तो इक्वल होगा, मेंटेन रहेगा, या तो कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, या तो ए के इक्वल होगा या तो ए से कम होगा, बट ए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इससे मैं क्या ये कह सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3, या तो इक्वल होगा 3 या तो लेस देन 3 होगा। समझ में आया ये कि ए का रैंक ए से ज्यादा तो नहीं हो सकता, जितना पावर करेंगे ना तो रैंक या तो मेंटेन रहेगा उतना ही रहेगा, या तो कम होगा। तो इसका यूज करके मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये इससे लेस देन है तो इससे भी लेस देन होगा, अगर एटमॉस 3 है तो ये भी एटमॉस 3 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ, जब ये कह सकता हूँ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। इक्वल के केस में भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेस देन हो गया तो ये रॉन्ग हो गया, और अगर लेस देन हो गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो बी और सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो ए और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया शुभम। क्लियर है भी ए स्क्वायर वाला केस। किसी मैट्रिक्स का जब पावर निकालते हैं ना तो रैंक या तो इक्वल रहेगा या तो कम होगा, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी। और यही चीज नलिटी के केस में उल्टा हो जाता है। नलिटी के केस में जब ये करेंगे ना, तो नलिटी के केस में क्या होता है कि ए स्क्वायर का नलिटी या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, ये कभी इससे लेस देन तो नहीं हो सकता। मतलब जितना पावर करते हैं ना, नलिटी या तो और बढ़ेगा, मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना बढ़ेंगे, या तो इक्वल होंगे, बट उससे कभी कम नहीं हो सकते। तो जितना पावर करेंगे ना तो ये बढ़ते जाता है। तो इसको धीरे धीरे करके हम लोग n तक लेके जाते हैं, और जो रैंक है उसको धीरे धीरे कम करके 0 तक लेके जाते हैं। तो ये एक चेन बनता है, आगे इसका बहुत रोल होता है, ठीक है। जब इनवेरिएंट सब स्पेस वगैरह, जब पार्टीशन वगैरह करना रहता है ना, तो फिर इसका बहुत यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बट अपने को नेट वेट में इतना यूज नहीं होता उसका। क्लियर ये पॉइंट। हाँ, यूज मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन में उसका यूज होता है, बाकी उसका एप्लीकेशन जब थ्योरी पार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है वो। जब अपने को हाइयर डायमेंशन में इनवेरिएंट सब स्पेस, इनवेरिएंट जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म, वो सब यूज करना पड़ता है ना, तो इसी का यूज करते हैं हम लोग। जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म और भी अलग अलग उसमें आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जल्दी से उसका आंसर बता दो, फिर एंड करते हैं।
एक तो कैलकुलेशन पार्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था ये। एक m दिया था कितने ऑर्डर का, मतलब मैट्रिक्स पूरा दिया है, और 4x5 ऑर्डर का, फिर एक b दिया है 4x1 ऑर्डर का, 4x1 ऑर्डर का b1, और एक b2, और उसके बाद पूछ रहा है उसमें कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा, क्या ये कंसिस्टेंट होगा b1 या फिर ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस पे कंडीशन है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, b1 माइनस b2 कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी है सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ रो एक्लोन फॉर्म देखना है। अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, अगर इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करना है। और एक क्वेश्चन ना 2000 इसमें आया था 2020 में, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, हाँ ये क्वेश्चन है सिंपल। अपने को पूरा लॉजिक पता चल गया तो सिंपल क्वेश्चन है ये। ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, और कह रहा है बी एक n क्रॉस 1 ऑर्डर का वेक्टर है, और कह रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास नो सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कौन सा करेक्ट होगा। एक कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट करेगा एक n क्रॉस 1, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं ये है, इसके वजह से देखो ये क्या आएगा, n क्रॉस 1 वेक्टर c सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सेकेंड कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली सी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज ए नो सॉल्यूशन। सी कह रहा है कि y इज द फर्स्ट कॉलम of A, then AX is equal to Y has a unique solution. और लास्ट में कह रहा है डिटर्मिनेंट A का 0 होगा। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे। पहले तो कह रहा है n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नो सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब क्या है। अब वो रिजल्ट याद करो कि अगर किसी भी AX इज इक्वल टू B के पास, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था कि इसके पास हर एक बी के लिए सॉल्यूशन होता है, इफ एंड ओनली इफ, जब इसका रैंक किसके इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अगर n के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब इसके पास किसी भी b के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा ना। अगर n के इक्वल आ गया तो हर एक b के लिए सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब जब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो ये कह रहा है अगर इसके पास नो सॉल्यूशन है, इंप्लाइज दैट उसका रैंक n नहीं हो सकता। अगर रैंक n नहीं हो सकता इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही नहीं होगा। बट ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये नो सॉल्यूशन आ गया, अगर ये नो सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब ये रैंक कभी n के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये कभी n के इक्वल नहीं हो सकता, और n के इक्वल नहीं हो सकता इसका मतलब वो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है ऐसे इनफाइनाइटली सी होंगे जिसके लिए इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर एक बी के लिए नो सॉल्यूशन आएगा। इसमें कह रहा है कि y अगर फर्स्ट कॉलम होगा तब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 है, तो इसका बी और डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है ये? तो सिंपल लॉजिक लगाना था इसमें कि अगर ax b के पास नो सॉल्यूशन है तो किसी भी c के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन तो एक में हो भी सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करके इसमें सिर्फ 1 से 2 लेक्चर हो गया ना, तो इसमें करना क्या है, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स अपना ऑलरेडी सब हो चुका है। मैट्रिक्स के जितने ही प्रॉपर्टी सब हो चुके हैं, तो इसमें कुछ नहीं होता। दोनों में कनेक्शन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में आना चाहिए,
और मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टी अगर पता है ना तो फिर पूरा हो जाता है, इसका आइगन वैल्यू, इसका आइगन वेक्टर। बाकी सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ आना, कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में आते हैं या कैसे मैट्रिक्स का यूज करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। एक बार यहाँ से यहाँ आ गए ना तो मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए पहले पूरा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया, अब खाली एक रोल क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, इसमें सिर्फ ये रहता है कि कैसे चेक करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। वो तो 1 सेकेंड का काम रहता है, सिर्फ देखते ही बता सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। जैसे सब स्पेस, सिर्फ उसको देख के बता सकते हैं कि सब स्पेस है या नहीं। अगर देख के नहीं बता पा रहे हो तो फिर वो नहीं बता सकते, इतना भी याद रखना। उसको हर बार चेक करके प्रूफ नहीं कर सकते, या तो वो तुरंत देख के पता चल जाता है या तो फिर वो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी स्टैंडर्ड है, तो देख के पता चल जाता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। एक तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल रहता है, वैसे नेट में तो पूछते नहीं है। नेट में या तो कुछ बेसिस देके मैट्रिक्स पूछेंगे, एक तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख के वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पूछता है और फिर वही प्रॉपर्टी पूछेगा जो इतने दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो, चाहे रैंक का हो, चाहे आइगन वैल्यू हो, चाहे आइगन वेक्टर हो, डायगोनलाइजेबल हो, उसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म हो, मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक, यही टाइप के क्वेश्चन है। या तो डिटर्मिनेंट, ट्रेस, वो सब आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सब एक साथ मिलके फिर उसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आइगन वैल्यू पे पहुंच गए ना तब उसमें सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट, सब स्पेस, वेक्टर स्पेस सब यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी दो लेक्चर होगा ना इसका, तो उसमें हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो।